वेलकम अगेन एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जब भारत देश को आज़ादी मिली उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस। तो ये पता कैसे करें कि जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो वो पता करने के लिए मुझे अलग अलग सेक्टर्स में इंडिया की परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। जब मैं सभी सेक्टर्स के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस मेजर कर लूंगा तब मुझे एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी कि इंडिया की कंडीशन कैसी थी व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस। अगर मुझे पता करना हो कि 5वीं क्लास में तुम्हारे नंबर कितने आए थे तो मैं कैसे पता करूंगा? मैं चेक करूंगा तुम्हारी मैथ में कितने नंबर थे, तुम्हारी साइंस में कितने नंबर थे, हिंदी में कितने थे, ड्राइंग में कितने थे। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारी परफॉर्मेंस मेजर करके मैं तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेजर करनी है, मुझे भी इसके अलग अलग एरियाज के अंदर परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे देखना है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस, तो मुझे देखना पड़ेगा उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर में। कैसी थी इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशंस, कैसा था इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और कैसा था इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब मैं ये सारे पॉइंट्स को पढ़ लूंगा तब मुझे पता लग जाएगा कि इंडिया की व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हेन इट गॉट इंडिपेंडेंस। और ये है क्या, दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेटिंग स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये अलग अलग एरियाज हैं जो मुझे इंडियन इकोनॉमी की स्टेट का, इंडियन इकोनॉमी कंडीशन के बारे में पूरी तरह से क्या कर देगा, बता देगा। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर की कंडीशन देखने के लिए हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। सबसे पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि हमारा इंडिया का एग्रीकल्चर था कैसा जब उसे आजादी मिली। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि व्हाट वर द कॉजेज फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडिया का एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था, क्या रीजन था उसका, क्या कारण थे उसके, क्या फैक्टर्स थे उसके दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और तीसरा और आखिरी टॉपिक हम इसके अंदर देखेंगे व्हाट वर द कॉजेज फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा था, क्यों स्टैग्नेंट रह गया, क्यों खड़ा हुआ रह गया, क्यों उसके अंदर ग्रोथ बहुत कम हो रही थी। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज फॉर बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड कॉजेज फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये 3 चीजें पढ़ेंगे तो मुझे एग्रीकल्चरल सेक्टर की पूरी तरह से कंडीशन की नॉलेज हो जाएगी। और यही हमारा आज का लेक्चर है। तो आइए जरा शुरू करते हैं विद द टॉपिक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बच्चों, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है, कितना इनपुट डालने से कितना आउटपुट आ रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूं, प्रोडक्टिविटी बोलता हूं। अगर इनपुट डालने से आउटपुट ज्यादा आए तो मतलब हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अगर इनपुट डालने से आउटपुट कम आए तो मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक बच्चा 1 घंटे में 1 चैप्टर पढ़ता है, दूसरा बच्चा 1 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ता है। अब दोनों का इनपुट यहां पे सेम है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर डेडिकेटिंग देयर 1 आवर फॉर स्टडीज। लेकिन एक बच्चा 1 घंटे के अंदर 1 चैप्टर पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा 1 घंटे के अंदर 2 चैप्टर पढ़ रहा है। तो बताओ प्रोडक्टिविटी ज्यादा किसकी? जो बच्चा 1 घंटे के अंदर 2 चैप्टर पढ़े, जो बच्चा कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट जनरेट करे। तो अगर मैं इंडिया की प्रोडक्टिविटी की बात करूं इन एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर कितनी प्रोडक्शन हुई। 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, अगर उससे ज्यादा होती तो मैं बोलता हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, अगर उससे कम हुई तो मैं बोलूंगा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो यही था कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला, कि इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी कम थी, काफी खराब थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इस हेडिंग को एक्सप्लेन कैसे करना है, सबसे पहले तो हम हेडिंग का मतलब बताएंगे, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी दैट इज आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर कितनी प्रोडक्शन हुई? एक किसान है, उसने 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 1 क्विंटल वीट उगाया, दूसरे किसान ने 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर 2 क्विंटल वीट उगाया। तो मुझे बताओ प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा हुई? दूसरे किसान की, जो सेम लेवल ऑफ रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्शन करके दे। तो ऐसा इंडिया के अंदर हो नहीं रहा था। इंडिया के अंदर जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी उससे कम प्रोडक्शन हो रही थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास जमीन की कमी नहीं थी।
हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मर की एजुकेशन के अंदर कमी थी, ठीक है, लैंड की मैनेजमेंट के अंदर कमी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या रह गई, काफी लो रह गई इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। आइए जरा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। इंडिया का जो फार्मर था वो पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था। अब बारिश का क्या है, बारिश कभी जल्दी आती थी, कभी लेट आती थी। जल्दी आए तो फसल खराब, लेट आए तो फसल खराब, कभी कम होती, कभी बहुत ज्यादा हो जाती। कम होगी तो फसल खराब, ज्यादा होगी तो फसल खराब। और इंडिया के ऊपर अपनी फसल को पानी देने का इकलौता सोर्स बारिश ही था, मॉनसून ही था। जब इंडिया को क्या मिली थी, आजादी मिली थी, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। सो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, द फार्मर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल फॉर इरिगेटिंग हिज फील्ड्स, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप फेलियर के चांसेस क्या थे, बहुत ज्यादा थे, क्योंकि क्लाइमेटिक फैक्टर से बहुत खतरा रहता था बिकॉज ऑफ टोटली डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, हमें सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था आजादी जब मिली देश को, सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के ऊपर। अगला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। अगला कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। इनपुट की कमी थी। अब इनपुट कौन से, 3 तरह के इनपुट है बच्चों। सबसे पहला इनपुट है टेक्नोलॉजी, दूसरा इनपुट इरिगेशन फैसिलिटी, और तीसरा इनपुट फर्टिलाइजर। मेरे पास अपग्रेडेड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था, मेरे पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चला रहा था, ठीक है। ट्रैक्टर्स नहीं थे, थ्रेशर्स नहीं थे फील्ड में यूज करने के लिए, ठीक। किसान बैल के पीछे हल लगा के अपने खेत को जोत रहा है, और काफी किसानों के पास बैल भी नहीं थे, बिना बैल के ही अपने खेत को जोतना पड़ रहा है, खुद अपने पीछे हल लगा के। तो ये कंडीशन थी फार्मर्स की। जो टेक्नोलॉजी फार्मर के पास होनी चाहिए थी अपने एग्रीकल्चरल स्टेट को इंप्रूव करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी फार्मर के पास नहीं थी। सेकंड पॉइंट, फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं थी। आज तो हम देखें तो काफी फार्मर्स के पास ट्यूबवेल्स हैं जिससे अपने खेतों को पानी दे देते हैं वो, लेकिन जब भारत देश को आजादी मिली थी उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी फार्मर्स के पास। फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स दे हैव टू डिपेंड देमसेल्फ ऑन मॉनसून। और थर्ड पॉइंट मेरे पास यहां पे है कि फर्टिलाइजर को यूज करना नहीं आता था बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इलिटरेसी अमंग द फार्मर्स, कि किस तरह से फर्टिलाइजर को यूज करके अपनी क्रॉप की हेल्थ को अच्छा कर सकूं। इस चीज की नॉलेज फार्मर के पास नहीं थी। तो थर्ड पॉइंट मेरे पास है कि प्रॉपर इनपुट की क्या थी, यहां पे कमी थी। अगला पॉइंट, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। कहता जो किसान के पास जमीन थी काफी छोटी छोटी थी, ज्यादा जमीन नहीं थी किसान के पास, और जो थी वो भी फ्रेगमेंटेड थी, एक जगह पे नहीं थी। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता फैली हुई, एक जगह पे जमीन नहीं थी फार्मर के पास, काफी अलग अलग जगह पर वो जमीन क्या रखी थी, फैल रखी थी। एक तो जमीन वैसे ही कम है, उसके ऊपर जमीन फैली हुई है, और तुम्हें पता हो कि छोटी जमीन के ऊपर कभी भी नई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। किसी भी महंगी टेक्नोलॉजी को अगर मैं खरीदूंगा तो उसको ज्यादा जमीन पे यूज करने के लिए खरीदूंगा ना, और क्योंकि जमीन अलग अलग जगह पे फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग जगह पे स्प्रेड है, उसकी वजह से क्या होता था, नई टेक्नोलॉजी में अपनी एग्जिस्टिंग लैंड के ऊपर यूज नहीं कर पाता था। So when India got independence, at that time farmer were having small and fragmented holding, जिसकी वजह से प्रोडक्शन करना क्या था, काफी अनइकोनॉमिक था, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं था। तो यह है मेरे पास स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, एक तो जमीन कम, ऊपर से काफी जगह पर फैली हुई। अगले फीचर की बात करते हैं। अगला फीचर है सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो बच्चों सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है कि किसान जो भी खेतीबाड़ी करता था ना, उस खेतीबाड़ी को सिर्फ वो अपने तक सीमित रखता था। फसल उगाई, खुद खा ली, इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। मतलब मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं हो रही है, खुद की कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हो रही है। दैट फार्मिंग इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आइए जरा डेफिनेशन देखते हैं इसकी इंग्लिश में, यहां पे क्या लिखी है। कहता है व्हेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। कहता है व्हेन फार्मिंग इज डन टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ आवर ओन फैमिली, दैट फार्मिंग इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। मार्केट में बेचता नहीं था तो पैसे ज्यादा कमाता नहीं था, पैसे ज्यादा नहीं कमाता था तो बताओ नई टेक्नोलॉजी लेके आ पाऊंगा फार्मिंग के अंदर। जब मैं पैसे कमाने के लिए खेतीबाड़ी कर ही नहीं रहा हूं तो क्या मैं नई टेक्नोलॉजी खरीद के ला सकता हूं? नहीं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या रह गया, बैकवर्ड रह गया। और अगर मैं पैसे कमाने के लिए खेतीबाड़ी नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं गरीबी से बाहर निकल सकता हूं? नहीं,
जिसकी वजह से क्या रहेगी, पुअर रह गया फार्मर हमारा। तो ये दो इंपैक्ट पड़े सबसिस्टेंस फार्मिंग के। पहला इंपैक्ट बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, दूसरा इंपैक्ट की पॉवर्टी से क्या होते रहे, सफर होते रहे हमारे इंडिया के फार्मर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। अगली कंडीशन पढ़ते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर जमींदारी सिस्टम प्रिवेल करता था जब देश को क्या मिली, आजादी मिली। जमींदारी सिस्टम के अंदर क्या होता है, जमींदार जो थे वो मालिक थे जमीन के, और जो फार्मर्स थे वो बस जमीन के ऊपर काम करते थे। जमींदार का काम था फार्मर से रेंट वसूलना। उनको इस चीज से परवाह नहीं पड़ी कल्टीवेशन कितनी हुई, प्रोडक्शन कितनी हुई, बस उनको तो अपना रेंट चाहिए, और वो रेंट जमा कराते थे वो सरकार के पास। ठीक है, जमींदार रेंट लेते थे फार्मर से, कुछ रेंट अपने पास रखते थे और बाकी रेंट किसको जमा कराते, सरकार के पास जमा कराते थे। और जमींदार रेंट कलेक्ट करते टाइम फार्मर की कंडीशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था कि भाई प्रोडक्शन इतनी हुई है कि नहीं हुई कि वो रेंट दे सकता कि नहीं। उसको बस अपने रेंट से मतलब था, ताकि उस रेंट का कुछ हिस्सा वो किसको जमा करा सके, सरकार के पास जमा करा सके। तो ये जो जमींदारी सिस्टम है ना, इसने फार्मर की हालत खराब करके रखी हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल सेक्टर काफी बैकवर्ड रह गया और फार्मर की कंडीशन बहुत पुअर रहेगी। तो देखते हैं यहाँ पे, कहता ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर क्या, जमींदारी सिस्टम। जमींदार कौन थे, दे वर द परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, और उनका मेन काम था रेंट कलेक्शन, रेंट कलेक्ट करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन कि वेदर फार्मर की, जो मेरे पास फार्मर है वो हालत में है कि नहीं है रेंट देने के लिए, दैट वेदर फार्मर इज इन द कंडीशन ऑफ पेइंग रेंट और नॉट। उनको तो बस क्या था, रेंट कलेक्ट करो और सरकार के पास जमा कराओ। तो ये बहुत बड़ी कमी थी जो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर क्या रह गया, काफी बैकवर्ड रह गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है खुद के लिए प्रोडक्शन करने की बजाय मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन करना। इसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। शिफ्टिंग द वे ऑफ कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंस्टेड ऑफ सेलिंग देम इनटू द मार्केट। तो देखते हैं जरा यहां पे, कहता कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजम्पशन टू कल्टीवेशन फॉर सेल इन द मार्केट। ठीक है, अब देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ ना, उस केस के अंदर इंडिया की फार्मर की कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं पाई। रीजन बीइंग, इंडिया का फार्मर कमर्शियलाइजेशन के अंदर कैश क्रॉप्स बनाता था, फूड क्रॉप्स नहीं बनाता था। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है जैसे कॉटन हो गया, जैसे इंडिगो हो गया, ये सारी वो फसलें हैं जो ब्रिटिशर्स को हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ताकि उनकी इंडस्ट्री के अंदर एज अ रॉ मटेरियल वो यूज हो सके। तो कैश क्रॉप के ऊपर इनका क्या था, मेन जोर था। फूड क्रॉप्स के ऊपर इनका इतना जोर नहीं था, क्योंकि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सिर्फ कैश क्रॉप्स के अंदर हुआ, फूड क्रॉप्स के अंदर नहीं हुआ। तो फार्मर्स की उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई जितनी डेवलपमेंट यहां पे फार्मर्स की होनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया खुद तो फिर वहां पे गरीबी के अंदर फंसा रह गया ना। फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन नहीं हो रही, जिसकी वजह से फूड क्रॉप्स मार्केट के अंदर क्या होती है, महंगी होती है। महंगी होती है तो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता, भूखा का भूखा रह जाएगा, भूखा क्या हक काम करेगा वो। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ रहेगी कि जब हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करी तो कमर्शियलाइजेशन के अंदर हमने सिर्फ कैश क्रॉप्स के ऊपर ध्यान दिया, फूड क्रॉप्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो यही चीज यहां पर लिखे, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, इसका कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ा। और उसका रीजन ये है कि हमने ध्यान नहीं दिया फूड क्रॉप्स के ऊपर, हमने ध्यान किसके ऊपर दिया, कैश क्रॉप्स के ऊपर ध्यान दिया, जो कि यूज होती थी एज अ रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात है। जब देश को क्या मिली, आजादी मिली, तो एग्रीकल्चर ढंग से कमर्शियलाइज नहीं किया गया। अगला फीचर है गैप बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। ओनर्स ऑफ सॉइल मतलब जमींदार की बात हो रही है, टिलर ऑफ सॉइल का मतलब यहाँ पे फार्मर्स की बात हो रही है, पीसेंट्स की बात हो रही है, लेबरर्स की बात हो रही है। कहता जमींदार और फार्मर में बहुत गैप था। ठीक है, जमींदार को देखना चाहिए कि अगर मैं रेंट कलेक्ट कर रहा हूँ, क्या फार्मर की इतनी प्रोडक्शन हुई है कि वो रेंट देने के काबिल है कि नहीं है। लेकिन जमींदार ऐसा नहीं देखता था, जमींदार को बस अपनी पड़ी थी और अपनी सरकार के साथ रिलेशन की पड़ी थी, जिसकी वजह से फार्मर की कंडीशन और क्या होती रही, मिजरेबल होती रही फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बहुत गैप था,
इस गैप को खत्म करे बिना जमींदार और फार्मर का रिलेशन नहीं सुधरेगा। जब तक इनका रिलेशन नहीं सुधरेगा तब तक जो फार्मर काम कर रहा है एक्चुअल में जमीन के ऊपर, उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पाएगी, वो पॉवर्टी के बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये फीचर था हमारा अगला इंडियन एग्रीकल्चर का। अगला फीचर देखते हैं। अगला फीचर है जी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मतलब होता है छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर एक काम को करने के लिए 10 लेबर चाहिए लेकिन उसी काम को करने के लिए 12 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 लोग फालतू में काम कर रहे हैं। तो ये जो फालतू में लोग काम कर रहे हैं, इन 2 लोगों की क्या मानूंगा मैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मानूंगा। कि व्हेन एक्चुअल वर्कफोर्स इज मोर देन रिक्वायर्ड वर्कफोर्स, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला मैंने दोबारा? व्हेन एक्चुअल वर्कफोर्स इज मोर देन रिक्वायर्ड वर्कफोर्स, एक्चुअल में काम कर रहे हैं 12 लेकिन रिक्वायर्ड है 10, तो 2 लोग फालतू में काम कर रहे हैं, ये मेरे पास क्या? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एक्चुअल में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, रिक्वायर्ड मेरे पास कम है, इसी को मैं क्या बोलता हूं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलता हूं। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका इंपैक्ट क्या पड़ता? इसका इंपैक्ट ये पड़ता, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती? काफी ज्यादा हो जाती। कॉस्ट प्रोडक्शन ज्यादा की होती भाई, लेबर को दिहाड़ी तो देनी है। अगर 300 रुपए एक लेबर के दे रहा हूं, अगर 10 लेबर काम करते तो मैं 3000 देता। अब 12 लेबर काम करें, वो 3600 रुपए देने पड़ रहे हैं। जो काम 3000 में हो सकता था वही काम 3600 रुपए देके कर रहा हूं, तो नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा फार्मर का? तो इसकी वजह से भी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी इंडियन एग्रीकल्चर यहां पे क्या रह गया? काफी बैकवर्ड रह गया। तो ये अगला कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन एग्रीकल्चर का। अगला है मेरे पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी इतनी बैकवर्ड थी कि उससे इंडिया की एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट नहीं हो पाई। जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर आनी चाहिए थी वो नहीं आई इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जब देश को आज़ादी मिली उस टाइम पे इंडिया का एग्रीकल्चर उस रेट के ऊपर ग्रो नहीं कर पाया जिस रेट के ऊपर उसको ग्रो करना चाहिए था। अगला कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंस। ग्रो करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है फार्मर को, फार्मिंग के अंदर वो पैसे की कमी थी, फाइनेंस के वो पैसे कमी थी फार्मर के पास बहुत ज्यादा। रीजन बीइंग क्योंकि फार्मर जब भी लोन लेने जाता प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं था उस टाइम पे जब देश को आजादी मिली। ध्यान देना, हम सिर्फ उस टाइम की बात कर रहे हैं जब देश आजाद हुआ नया नया, ठीक है? तो उस टाइम के ऊपर बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं था तो उनको लोन लेना पड़ता था अनऑर्गेनाइज सोर्सेज से, और जब वो अनऑर्गेनाइज सोर्सेज से लोन लेते थे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा देना पड़ता था, जिसकी वजह से वो लोन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, पैसे को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जहां थे वहीं रह जाते थे और ग्रो नहीं कर पाते थे। तो पैसे की कमी होना भी बहुत बड़ा रीजन बन गया जो कि उनके रास्ते में आया इन द वे ऑफ देयर डेवलपमेंट। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक है कॉजेज फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड कॉजेज फॉर द स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें तुम्हें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे नोट्स इस तरह से फ्रेम करे हैं कि ऊपर वाले में से कुछ पॉइंट मेरे पास बैकवर्डनेस के अंदर आ जाएंगे और ऊपर वाले में से कुछ पॉइंट मेरे पास स्टेग्नेशन के अंदर आ जाएंगे। सो नथिंग न्यू इन दिस टॉपिक। इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।